नमस्कार। इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज से शुरू हो रही उधमपुर कटरा रेलवे सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। आज कटरा में पीएम मोदी पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कटरा रेल लाइन शुरू हो जाने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु अब ट्रेन से सीधे कटरा तक पहुंच सकते हैं। अभी तक लोगों को उधमपुर या फिर जम्मू स्टेशन पर ही उतरना पड़ता था। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर शहर के चप्पे चप्पे में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने एक एक गाड़ी की तलाशी भी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से ठीक पहले सेना ने आतंकियों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पुंछ के मेंढर सेक्टर में कृष्णा घाटी के पास घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात 11:30 बजे कृष्णा घाटी में सीमा पार से कुछ आतंकियों को घुसपैठ करते आर्मी के जवानों ने देखा। इसके बाद फायरिंग की गई। दोनों तरफ से मुठभेड़ गुरुवार सुबह तक चली। सूत्रों से खबर है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री सुबह 9:25 पर जम्मू पहुंचेंगे, जहां सूबे के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। उसके बाद पीएम मोदी सुबह 9:45 पर हेलीकॉप्टर से कटरा रवाना होंगे, जहां 9:55 पर रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे मोदी जनता के सामने भाषण देंगे, जबकि 10:45 पर जम्मू वापस आएंगे और फिर वहां से कश्मीर के लिए रवाना होंगे। कश्मीर के बादामी बाग में मोदी सेना और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर सुरक्षा रिव्यू बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम, राज्यपाल और राज्य के दूसरे मंत्रियों के साथ गवर्नर हाउस पर लंच करेंगे। उसके बाद पीएम मुरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर से पीएम मोदी शाम करीब 6:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले पाकिस्तान ने उसे विवादास्पद क्षेत्र बताया। पाकिस्तान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के भारत में तथाकथित विलय को स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की दलील को भारत ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आश्वासनों के मुताबिक अभी अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करना है। मुंबई हमलों का गुनहगार कुख्यात आतंकी हाफिज सईद की भारत के कच्छ बॉर्डर के पास की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में हाफिज सईद पाकिस्तान सीमा में सिंध प्रांत में हिंदू बहुल इलाके मीठी, थपराकर और बदीम गांव में लोगों से बात करता हुआ दिख रहा है। 3 दिन पहले खबर आई थी कि हाफिज सईद जैसलमेर बॉर्डर के पास देखा गया था। अब ये तस्वीर कच्छ बॉर्डर के पास की है। ये गांव कच्छ सरहद से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। 2011 में भी हाफिज सईद कच्छ बॉर्डर के पास देखा जा चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरी कट ऑफ लिस्ट के आधार पर आज से एडमिशन शुरू होंगे। सबसे ज्यादा 10% की गिरावट रामलाल आनंद कॉलेज के हिंदी जर्नलिज्म में आई है। कट ऑफ 98 से घटकर 88 पर पहुंच गई। डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट में 10% तक की गिरावट सामने आई है। इसके बाद अम्बेडकर कॉलेज ने हिंदी जर्नलिज्म में 6% की कमी की है। कट ऑफ 95 से घटकर 89% हो गई। हंसराज के लगभग सभी कोर्स में सीटें खाली हैं। यहाँ बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 99%, इकोनॉमिक्स की 97.75% और इंग्लिश की कट ऑफ 96.5% तय की गई है। जबकि एसआरसीसी में इकोनॉमिक्स में सीटें फुल हो गई, लेकिन बीकॉम में मौके बचे हैं। एसआरसीसी में बीकॉम की कट ऑफ में 0.5% की गिरावट सामने आई है। बीकॉम की दूसरी कट ऑफ 99% तय हुई है। वहीं मैत्रेयी कॉलेज आर्ट्स की सभी सीटें लगभग भर गई। कॉलेज ने इकोनॉमिक्स, भूगोल और इतिहास ऑनर्स की दूसरी कट ऑफ सूची जारी नहीं की। डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट में साइंस में 2% तक की गिरावट सामने आई है। हंसराज में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 98.66 है। मोदी सरकार जल्दी एक बड़े फैसले के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट वर्कर्स जितनी सैलरी दिलाने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। अखबार ने सूत्र के हवाले से खबर दी है कि लेबर मंत्रालय ने मौजूदा कानून में नया सेक्शन जोड़ने का सुझाव दिया है। सुझाव में एक ही काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स को समान वेतन मिलने के अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने की बात कही गई है। अखबार के मुताबिक ये बात लेबर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले हफ्ते हुई राज्यों के लेबर मिनिस्टर के साथ मीटिंग में कही। शंकराचार्य के विवादित बैग के खिलाफ साईं मंदिर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। शंकराचार्य पर हिंदुओं को भड़काने का मामला तोमर ने पिछले हफ्ते हुई राज्यों के लेबर मिनिस्टर के साथ मीटिंग में कही। शंकराचार्य के विवादित बैग के खिलाफ साईं मंदिर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। शंकराचार्य पर हिंदुओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है।
हरिद्वार में संतों ने ऐलान किया कि अगर साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध करना बंद नहीं किया तो मंदिरों में लगी साईं मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। इससे पहले साईं भक्तों ने शिरडी में एक सभा में फैसला लिया कि अब शिरडी में शंकराचार्य के बयान पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। साईं पर विवादित टिप्पणी करने के चलते शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ जयपुर लोअर कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ के कपूरथला इलाके के साईं मंदिर अध्यक्ष ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल पहले अलीगंज थाना ने साईं मंदिर के अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने थाने से जवाब तलब किया है। 40 दिन की सशर्त रिहाई की सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अपनी इस नई अर्जी में सुब्रत राय ने कहा कि उन्हें विदेश की संपत्तियां बेचने के लिए समय चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा था कि जब तक 500 करोड़ केवल 500 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं मिलेगी सुब्रत को रिहा नहीं किया जाएगा। सहारा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर 7,000 करोड़ टीडीएस की मांग की है। आईटी ने कहा सहारा ने जितने पैसे निवेशकों को चुकाने का दावा किया है उसका टीडीएस 7,000 करोड़ बनता है। दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अर्जी आम आदमी पार्टी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है या नहीं। यूपीए सरकार की गैस प्राइस पॉलिसी को रिव्यू करेगी मोदी सरकार। एक साल पहले यूपीए सरकार ने सभी कंपनियों के लिए क्वार्टरली वेरिएबल गैस प्राइसिंग फार्मूले को मंजूरी दी थी। फार्मूले के मुताबिक गैस की कीमत अप्रैल जून तिमाही में डबल यानी $8.4 होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से लागू नहीं किया जा सका था। बाद में यूपीए सरकार ने इसे अगली सरकार के लिए टाल दिया। मोदी सरकार ने इसे सितंबर तक टाल दिया है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की आज बैठक होगी। बैठक के पहले दौर में मानसून की स्थिति और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक में फूड सिक्योरिटी बिल पर भी चर्चा और विचार किया जाएगा। बैठक में जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने पर चर्चा होगी। सरकारी चैनलों के जरिए खाद्य सामानों के वितरण पर विचार होगा। सप्लाई चैनलों को सुधारने पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में अहम एपीएमसी कानून को भी रिव्यू किया जाएगा। खाद्य सामग्री के लिए राष्ट्रीय साझा बाजार विकसित करने पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे इंटरनल ट्रेड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आलू और प्याज के स्टॉक और सप्लाई को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी अहम चर्चा होगी। फसलों की कटाई के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारा जाए और खाद्य सामग्रियों की बर्बादी रोकने पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक है। बैठक में आम बजट और जीएसटी को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के तीसरे शख्स बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पोप के बाद मोदी के ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति एसबी युद्धयोनो को पीछे कर मोदी ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया। पिछले हफ्ते मोदी चौथे नंबर पर थे। दिल्ली करावल नगर में एक शख्स ने अपने भाई की मदद से पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला का पति और देवर फरार है। एक साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। पति के शराब की लत से परेशान महिला मायके में रह रही थी। दक्षिण दिल्ली के सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद रिट्ज कार में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चश्मदीदों के मुताबिक शख्स का शव कार की पिछली सीट पर था। उसके शरीर पर हल्के फुल्के चोट के निशान थे। कार के आगे का शीशा डैमेज था। पुलिस अब तक शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है, जांच जारी। पूर्वी दिल्ली के पटवारगंज में मिड डे मील में लापरवाही का मामला सामने आया है। सर्वोदय कन्या विद्यालय में मिड डे मील खाने से 22 लड़कियां बीमार हो गई। लड़कियों के खाने में जो राजमा दिया गया था उसमें कीड़े थे, बावजूद बच्चों को राजमा खिलाया गया, जिससे बच्चों को उल्टी होने लगी। बाद में बच्चों को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की हालत स्थिर बनी है। मुंबई सदर थाने में दहेज के लिए एक पति ने शादी के 14 साल बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के मामले को खुदकुशी का बनाने के लिए पत्नी का शव साड़ी से बांधकर पंखे से लटका दिया। पूछताछ में 7 साल की बेटी ने अपने पिता की हवाईनात की सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने आरोपी हरिओम यादव को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के पास कल्याण में कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और पुलिस बच्ची के परिवार वालों की तलाश कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 10 साल के एक बच्चे की बलि देने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव का एक शख्स तंत्र मंत्र के चक्कर में इस बच्चे को सुनसान इलाके में लेकर गया। वहां इसका गला रेत दिया, जीभ भी काट दी। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आए 2 लड़कों की सरयू नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। दोनों लड़के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के रहने वाले थे। अब तक किसी का शव नहीं मिल सका है। मेरठ में उगाई का विरोध करने पर एक दारोगा ने एक शख्स को सड़क पर लात घूंसों से जमकर पीटा।
मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रायबरेली में परशेदपुर चौकी इंचार्ज ने एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। मामला सामने आने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नोएडा के सेक्टर 64 में होंडा सिटी कार में आग लग गई। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया। इराक के सिक्कित में फंसी 46 भारतीय नर्सों को आतंकी संगठन ISIS ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें से 5 नर्सें उस वक्त जख्मी हो गई जब ISIS के आतंकी उन्हें ले जा रहे थे, तभी बस के पास धमाका हुआ था। इन नर्सों को आतंकियों ने सिक्कित में एक अस्पताल के बेसमेंट से कब्जे में लिया। मेरे रिपोर्टों के मुताबिक आतंकी नर्सों को जबरन मोसूल ले जाना चाहते थे। उधर विदेश मंत्रालय का कहना है कि नर्सें मजबूरन आतंकियों के साथ गईं, मगर वो सभी सुरक्षित हैं। अकबरुद्दीन का कहना है कि विदेश मंत्रालय नर्सों के संपर्क में रहा है और आतंकियों के साथ जाने की सलाह दी। नर्सों के मसले पर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। चांडी ने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र इस मुद्दे को गंभीरता से ले और भारतीय नर्सों की सुरक्षा पुख्ता करे। उधर हॉस्पिटल की एक नर्स जोसेफ ने भारत सरकार से बेहद नाराजगी जताते हुए कहा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। साथ ही जोसेफ ने कहा कि हमारी सरकार को हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, अब सरकार हमें वापस लाने के लिए पर्याप्त ताबूत भेज सकती है। 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के मामले में ईडी को कई और अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों की माने तो ईडी को अब तक इस मामले में 140 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि 140 करोड़ की रकम घूस के तौर पर अवैध तरीके से भारत भेजी गई। ईडी के मुताबिक इस रकम को भेजने के लिए 178 फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। ये पैसे गैर कानूनी तरीके से मॉरिशस और ट्यूनिशिया से 7 भारतीय लोगों को और कई कंपनियों को भेजे गए। ईडी जल्द इन 7 लोगों को नोटिस भेजेगी। इसके बाद PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। व्यापम घोटाले में विपक्ष के आरोपों के झेल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। शिवराज ने कहा कि मैं अंगद का पांव हूं, हिलूंगा नहीं चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। वहीं व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने MP विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। सदन में सीएम को बोलने तक नहीं दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन मेरे जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। सूरत रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर रेप मामले में आसाराम की बेल अर्जी पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। जल्दी मामले की सुनवाई शुरू होगी। आसाराम के बेटे और सूरत रेप में आरोपी नारायण साई ने सूरत सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। नारायण की अर्जी पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। सूरत पुलिस ने नारायण की जमानत अर्जी का विरोध किया है। एक्ट्रेस दिया खान की मौत की जांच CBI करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को इस केस की जांच करने को कहा है। दिया खान की मां राबिया खान ने पिछले साल अक्टूबर में मुंबई हाईकोर्ट में CBI जांच के लिए याचिका दायर की थी। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पिछले साल 3 जून की रात जुहू के अपने घर में मृत पाई गई थी जिया, जिसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर उसका लिखा एक सुसाइड नोट बरामद किया था। मुंबई के पल्लवीपुर कायस्थ मर्डर केस के दोषी गार्ड सज्जाद को 7 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। मुंबई के वडाला में रहने वाली 25 साल की वकील पल्लवीपुर कायस्थ की 9 अगस्त 2012 को उसके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि केस की सही से जांच नहीं होने पर वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने संदेह जताया कि सुनंदा पुष्कर की मौत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोचिन टस्कर टीम में वाड्रा का पैसा लगा था और सुनंदा उसके सारे राज जानती थी। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि प्रेशर के बावजूद उन्होंने सही रिपोर्ट तैयार की थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्हें सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसने दबाव डाला था। सुनंदा केस में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में आज भी भारी बारिश की संभावना है। तेज दबाव के साथ आंधी भी आ सकती है। थोड़ी देर पहले भी दिल्ली NCR में बारिश हुई है। कल दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल जमकर बारिश हुई थी। बारिश से लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी मानसून प्रवेश कर गया है। इन सभी राज्यों में अच्छी खासी बारिश हुई। सड़क का बहने से बाधित हुए बद्रीनाथ हाईवे को फिर से खोल दिया गया है। इसके साथ ही धाम में फंसे 300 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
बुधवार को दोपहर 1:15 बीआरओ ने इस रास्ते को खोल दिया। बुधवार को बद्रीनाथ हाईवे के लामबगड़ में गदेरे का जलस्तर बढ़ने से 20 मीटर हाईवे बह गया था। इससे बद्रीनाथ धाम यात्रा रुक गई है, जैसे 300 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। जोशीमठ में 250 तीर्थयात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे। बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने से बगडासी होते हुए 2.5 किलोमीटर की दूरी पैदल कर बद्रीनाथ धाम जाना पड़ रहा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनाने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और अब चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचा है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के 25 विधायक भी राष्ट्रपति से मिले। केजरीवाल ने बीजेपी और उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। विधायकों के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उधर दिल्ली के सियासी हालात पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना है। फिर से चुनाव कराने पर चर्चा हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आधिकारिक आवास में 31 एसी लगे थे। इस बात का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। आरटीआई में यह भी बताया गया है कि शीला के 3 मोतीलाल नेहरू वाले मार्ग पर सरकारी फ्लैट में 15 डीजल कूलर, 25 हीटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे थे। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक शीला दीक्षित के इस बंगले में इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन के नाम पर 16,81,000 रुपए खर्च किए गए थे। शीला दीक्षित के सरकारी फ्लैट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए गोवा कांग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडिस ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जॉन फर्नांडिस ने AK एंटनी की अध्यक्षता वाली समिति को दिल्ली में अपना इस्तीफा सौंपा। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर सेना से गठबंधन तोड़ने की मांग उठने लगी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेता मधु चव्हाण ने मांग उठाई। हालांकि उनकी मांग को पार्टी के बाकी नेताओं ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच घमासान जारी है। कांग्रेस ने कहा कि एनसीपी मीडिया के जरिए हमसे बात न करे। इससे पहले एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा में आधे सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। यूनाइटेड नेशन से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बयान को अब तक का सबसे गंदा राजनीतिक बयान कहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुलायम सिंह ने रेप पर अजीबोगरीब बयान दिया था। कहा था लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने तृणमूल सांसद तापस पाल का बचाव किया है। मुखर्जी का कहना है कि तापस पाल ने माफी मांग लिया। उनकी पार्टी ने माफ कर दिया, इसलिए मामले को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तापस पाल ने महिलाओं के रेप करवाने का विवादित बयान दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा था। वाराणसी के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमों की अनदेखी करके एक शिक्षक की नियुक्ति का मामला सामने आया। यह आरोप देवी प्रसाद द्विवेदी पर है, जो पिछले 30 साल से यहां भाषा और भाषा विज्ञान संकाय में शिक्षक है। द्विवेदी पर आरोप यह भी है कि पिछले 8 साल से उन्होंने छात्रों को पढ़ाया ही नहीं। ऊंची रस्सों की वजह से अब उन्हें आधुनिक भाषा और भाषा विज्ञान विभाग का HOD बनाया जा रहा है। यूपी के संभल में अल्प कल्याण विभाग में स्कॉलरशिप के लिए आए करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में तैनात वरिष्ठ सहायक अधिकारी रणबीर सिंह के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। ट्रेन ने नई दिल्ली से आगरा तक का सफर 100 मिनट में पूरा किया। हालांकि ट्रायल में ट्रेन कम स्पीड से दौड़ी। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन ट्रायल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन में कुल 12 डिब्बे हैं। इनमें 2 फर्स्ट एसी, 8 नॉर्मल चेयर और कार और 2 जनरेटर कोच भी है। ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही कि बजट में इस ट्रेन का ऐलान हो सकता है। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मलबे में कुछ और शव के दबे होने की आशंका अब भी है। शनिवार शाम को पोरूर में निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसकी चपेट में यहां काम कर रहे मजदूर आ गए थे। एयर एशिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडीज ने कहा है कि इंडिया में अब तक एविएशन सेक्टर पूरी तरह से फेल रहा है। टोनी फर्नांडीज ने उम्मीद जताई है कि मोदी सरकार के एविएशन सेक्टर की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए नए निर्देश। रिटर्न में लिखना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। विभाग की कोशिश रिटर्न भरने वालों से सीधा संपर्क साधने की। एसोचैम ने कहा है कि रेलवे में FDI के लिए सरकार कोशिश करे। निसान ने अपने कार सनी के मॉडल लॉन्च किए। मुंबई में इनकी कीमत 7.5 से 10.5 लाख के बीच रखी गई। अफगानिस्तान में आतंकियों ने काबुल के सैनिक हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। आतंकियों ने हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर समेत 5 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाई गई।
अफगानिस्तान में आतंकियों ने काबुल के सैनिक हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। आतंकियों ने हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर समेत 5 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। वहीं हमले के बाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजक ब्राजील में बेलो होरिजोन इलाके में एक ओवरपास ब्रिज गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक छोटा विमान व्यावसायिक इमारत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एक अमेरिकी रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी स्टिल्थ बम से विमानों को निशाना बना सकते हैं। इराक में सुन्नी आतंकवादियों ने 30 तुर्की ट्रक ड्राइवर को रिहा कर दिया, जिन्हें उन्होंने पिछले महीने इराक में बंधक बना लिया था। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि एनएसए की भाजपा की निगरानी किए जाने के खुलासे के बाद दोनों देशों के संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।